Hello everyone, welcome back to the channel. I am your educator Prakhar Tripathi, or the poet, and the poem in consideration for today is The Canonization by John Donne. The canonization, as the title suggests, sainthood की बात हो रही है. कैनोनाइज करना, किसी चीज को सेंट की उपाधि दे देना. कैनोनाइज करने का मतलब होता है सेंटहुड. SAINTHOOD, सेंटहुड. आपने कई सारे नाम सुने होंगे, सेंट मैरी, सेंट जॉनसन, सेंट बिशप. तो ये ST लगता है, ST करके डॉट लगता है, दैट इज कैनोनाइज कर दिया उनको. दैट इज हमने उनको क्या कर दिया, हमने उनको कैनोनाइज कर दिया. तो देखते हैं कि द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन. दिस प्रेजेंटेशन dwells into metaphysical poem The Canonization by renowned 17th century poet John Donne. We will explore the themes, literary devices and significance and importance of this captivating work. Captivating यानी attractive, dwells का मतलब है to search inside something, और renowned मतलब कि बहुत ही ज़्यादा famous. Metaphysical, अब देखिए यहाँ पे एक term आया है, that is मेटाफिजिकल पोम. मेटाफिजिकल पोम, व्हाट इज मेटाफिजिकल पोम लिखा हुआ है. मेटाफिजिकल पोम क्या होती है? मेटाफिजिकल पोम बियॉन्ड साइंस. लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिकल यहाँ पे इसका मतलब है फिजिक्स. बियॉन्ड फिजिक्स यानी जिसको साइंस एक्सप्लेन ना कर पाए, जैसे कि लव हो गया, मैन्स रिलेशनशिप विद गॉड हो गया. मैन एक आदमी का रिलेशनशिप विद गॉड हो गया, तो इसको साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती. एग्जाम्पल लव, मैन्स रिलेशनशिप विद गॉड. और मेटाफिजिकल सैमुअल जॉनसन का कहना था कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? विट प्लस रीजन यूज करते हैं. विट प्लस रीजन. विट क्या होता है? To use words in a cunning manner. आप किसी चीज को चतुराई के साथ पेश कर दें, प्लस रीजन भी दे रहे हैं, दैट इज विट प्लस रीजन, which equals to canonization, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट्री है रिटन बाय जॉन डन. और इन्होंने कब लिखा है या फिर कब के ये पोएट हैं? तो ये 17th सेंचुरी के पोएट हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स प्लीज बी क्विक. 3 सेकंड का टाइम. 1 2 3. इंट्रोडक्शन टू जॉन डन. इससे पहले कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ लें जॉन डन का, हम थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं अबाउट द कैनोनाइजेशन. द पोम कैनोनाइजेशन वाज पब्लिश्ड इन 1633. पोस्टथमस कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सॉनेट. तो आपकी जो पोम है द कैनोनाइजेशन वो पब्लिश हुई थी 1633 में, और पोस्ट थॉमस कलेक्शन है, यानी कि जॉन डन की डेथ के बाद इसको पब्लिश किया गया. जॉन डन के डिमाइस के बाद में इसको पब्लिश किया गया. It is a 5-stanza poem. That is separated into sets of 9 lines. 5 स्टैंजाज आपको मिलेंगे और हर स्टैंजा में 9 लाइन होगी, यानी कि टोटल लाइंस कितनी हो गई? 5 × 9 = 45 लाइंस आपको मिल जाएंगी. राइम स्कीम रफली क्या हो सकता है? A B B A C C C A देन A B B A C C C और उसके बाद देन A A. ये आपका राइम स्कीम होगा. Note it down. If you want to take screenshots, please be quick. 1 2 3. I hope it is clear to you all. इंट्रोडक्शन टू जॉन डन. जॉन डन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ब्रीफ बायोग्राफी यहाँ पे भी लिखा हुआ है. ब्रीफ बायोग्राफी. जॉन डन 1572 से लेके 1631. लाइफ स्पैन, द ईयर ऑफ बर्थ, द ईयर ऑफ डिमाइस. was an English poet,
known for his metaphysical poetry. I have already told you what is metaphysical poetry. The thing या फिर the poetry which deals that is something beyond physics, that is something beyond physics. ऐसी चीजें जो फिजिक्स नहीं समझा सकते, यानी कि फिजिक्स इज अल्टीमेटली अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो ऐसी चीजें जो साइंस नहीं समझा सकती है वही क्या हो गया, मेटाफिजिकल पोएट्री हो गई. विच ऑफन explode love, death and spirituality in a complex and innovative manner. अब लव, डेथ, स्पिरिचुअलिटी इन्होंने सब कुछ लव के साथ जोड़ दिया था, तो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा इनोवेटिव भी है. उस समय की जनता के लिए ये बहुत नया सा कॉन्सेप्ट था, जिसके ऊपर लोगों ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया हुआ था. We will read it out further. Major works. What are the major works? His notable works include Holy Sonnets. Holy Sonnets are valediction forbidding murmuring. ये एक है, ये दूसरा है, याद रखिएगा. ये पहला है होली सोनेट, फिर उसके बाद क्या है, valediction forbidding murmuring and the flea. He also served as dean of St. Paul's Cathedral in London. ये डीन भी रह चुके हैं. That is important for you for PGAT, especially for PGAT. It is not asked in CUET PG, but it is very very important for the PGAT examination when you will appear for your post graduation entrance exam. Overview of the canonization. I hope you are liking the slides the way they are presented to you. I hope you will like it. So please like, subscribe and do share with your friends. Take the screenshot. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो ठीक चीज है, बट यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम्स, हाउ टू सप्लाई आंसर्स इन एग्जाम. तो आप क्या करिए, यहाँ से कंटेंट उठा लीजिए, थोड़ा बहुत अपनी चीजें ऐड कर लीजिए, अपने टीचर्स की चीजें ऐड कर लीजिए एंड जॉट इट डाउन, या फिर सप्लाई इट इन योर एग्जाम्स, यू विल गेट गुड मार्क्स. आई थिंक यू विल गेट गुड मार्क्स. इनफैक्ट you should get good marks. Let us take poem summary. Let us look at poem summary. The canonization is a poem that defends the sanctity. यहाँ पे ये जो C है, that is silent, sanctity of the speaker's love, portraying it is a transformative and spiritual force. So यहाँ पे बेसिकली जॉन डन कहना क्या चाहते हैं या करना क्या चाहते हैं? John Donne is trying to convey us in a very strong manner कि उनके लव से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनके लव से किसी भी फिजिकल चीज को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. His love is as pure as a saint. और एक जो सेंट होता है वो शांति से किनारे पड़ा रहता है. He achieve his goals, लेकिन दुनिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अंदर ही अंदर खुद को बिल्ड करता रहता है. That is love for John Donne. सेंट सिटी का मतलब क्या है? The state of saint. इसको अगर हम लोग इसका सिनोनिम ढूंढें, पोम का ही सिनोनिम ढूंढें, कैनोनाइजेशन, द स्टेट ऑफ सेंटहुड. मैंने पहले भी बता रखा है, एसटी जब लग जाता है, सेंट जॉनसन, सेंट मैरी, दैट इज समथिंग, दे आर एग्जांपल्स ऑफ एसटी. क्यों लगा रहे हैं? दैट इज सेंटहुड. Canonization, that is sainthood. Address to a critic. The poem is addressed to a critic who disapproves of the speaker's love. पोम किसी दोस्त या क्रिटिक को एड्रेस की गई है. ये जो पोम है आपकी, ये जो पोइट्री है आपकी, द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन इज एड्रेस टू अ क्रिटिक. या तो कोई दोस्त हो सकता है जॉन डन का जिसको ये पोम एड्रेस की गई है. द पोम इज एड्रेस टू अ क्रिटिक हु डिसअप्रूव्स ऑफ द स्पीकर्स लव. उसको स्पीकर का लव यानी जॉन डन साहब का लव मंजूर नहीं है, गवारा नहीं है. एंड द स्पीकर आर्ग्यूज, बहस कर लेता है या फिर आर्ग्यू करता है, यानी स्पीकर कौन है? जॉन डन साहब है. फॉर द लेजिटिमेसी यानी जायजता, जायज. इललेजिटिमेट ना जायज, सिंपल. इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इललेजिटिमेट. आई लगाना होगा, IL. और उसके बाद एन इंपॉर्टेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप. तो जॉन डन क्या करते हैं? जॉन डन उसी को रीजंस दे रहे हैं कि उनका लव क्यों जायज है.
He is fighting for legitimacy of his love. He is fighting for legitimacy of his love. If you have taken screenshots, let us move to the next slide. Theme, genre and tone. Theme, genre and tone. Make sure जब भी आप आंसर लिखते हैं तो लास्ट में ये चीजें जरूर ऐड कर दें. आपने पूरा आंसर लिख लिया, आपने आंसर सप्लाई कर दिया, तो लास्ट में बॉक्सेस बना करके या तो फिर लास्ट में आप ये चीजें जरूर मेंशन कर दें. थीम बता दें, जॉनरा बता दें, टोन बता दें. अगर आपको याद हो तो इंटरटेक्चुअलिटी बता दें कि कोई और रेफरेंस तो नहीं आया हुआ है. आपको याद हो तो राइम स्कीम बता दें, इससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. नहीं पूछा हो तो भी, आई रिपीट, नहीं पूछा हो तो भी बताइए, मार्क्स थोड़े से ज्यादा मिलेंगे इन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ आंसर राइटिंग. थीम देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द कैनोनाइजेशन इज द sacredness and transformative power of love as well as criticism of societal norms regarding love. John Donne is trying to convey कि जो love है वो बहुत प्योर है, sacred है, holy है, sacred है. And he is criticizing, वो क्या कर रहे हैं, criticize कर रहे हैं society में जो norms है, society में जो सोच है regarding love. Genre, the poem is considered as prime example of metaphysical poetry. Prime example, very good example of metaphysical poetry. A style that often features complex imagery. 5 types of imagery होती हैं. If you know all of them, do राइट इन द कमेंट सेक्शन. मुझे पता लगना चाहिए कि आपको पता है कि पांचों आपको आ रही हैं. पैराडॉक्सेस, ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीजें जो दोनों आपस में सेम टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब हो गया, लॉजिकल थिंकिंग के साथ चीजों को एक्सप्लोर कर लेना, बुद्धि विवेक के साथ चीजों को एक्सप्लोर करना ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स. What is the meaning of abstract? The meaning of abstract is theoretical. I repeat, the meaning of abstract is theoretical. Theory, ऐसी चीजें जो सिर्फ थ्योरी में हो. जैसे आपका जो मनी है, मनी MONEY, मनी थ्योरी है, मनी थ्योरी है. इसकी जो करेंसी है वो फिजिकल है, इसीलिए मनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और जो करेंसी कॉइन्स आपके हाथ में है, आपके हाथ में जो चीजें हैं फिजिकली आपके हाथ में, वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा. सारे सब्जेक्ट्स, आपके सारे सब्जेक्टों के नाम, सारे सब्जेक्ट्स किस में काउंट किए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट किस में काउंट किए जाते हैं. नाम गलत हो जाएगा, सारे सब्जेक्टों का नाम बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन आपके सारे सब्जेक्ट जो भी हैं, जितना भी थ्योरी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसीलिए गिना जाता है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट इज थ्योरी. What is the tone? The tone of the poem is defiant, reverent and intellectual. The tone of the poem is defiant, reverent and intellectual as the speaker passionately defends their love against the critics' disapproval. चलिए मीनिंग देख लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा. defiant मतलब क्या होता है, showing open refusal to obey something. मना कर देना कि मैं कुछ नहीं मानूंगा. तो द पोम इज मना कर देना कि मैं कुछ नहीं मानूंगा. रेवरेंट मतलब क्या होता है, शोइंग रिस्पेक्ट के साथ मना करना. एंड इंटेलेक्चुअल यानी लॉजिकल थिंकिंग के साथ क्या करना, पैशनेटली डिफेंड कर रहे हैं. वो डिफेंड कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ लव को. किसके खिलाफ, क्रिटिक के खिलाफ. एक क्रिटिक के डिसअप्रूवल के खिलाफ. वो किसके खिलाफ, अपने लव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एक क्रिटिक के डिसअप्रूवल के खिलाफ वो अपने लव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. बी क्विक विद द स्क्रीनशॉट्स. 1 2 3. Stanza 1 detailed explanation. 9 लाइन्स का तो स्टैंजा है. सॉरी हाँ, आई एम राइट, 9 लाइन्स का ही स्टैंजा है. तो आई एम रीडिंग लाइन बाय लाइन्स. द एक्सप्लेनेशन इज गिवन ओवर हियर. Take out your books or the theory book or the theory or the PDF whatsoever you have. अगर नहीं भी है तो सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा. I will make sure कि आपको क्लियर हो जाएगा. रुकिए, मैं इमेज के साइड में खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन दिखता रहे. Let's go. For God's sake, the canonization title. For God's sake, hold your tongue and let me love. भगवान के लिए अपनी जबान को लगाम दे दो या बोलना बंद कर दो और मुझे प्यार करने दो. और चाइल्ड माई प्लाजी और माई गाउट. प्लाजी का मतलब क्या होता है, शिवरिंग डिजीज. आपका लकवा हो सकता है. चाइल्ड मतलब
चिल्ला लो मेरे ऊपर, मेरे लकवे के डिजीज के ऊपर, या फिर जो मुझे गठिए की बीमारी हो गई है उसके ऊपर चिल्ला लो, लेकिन फिर भी अपनी जबान को लगाम दो और मुझे प्यार करने दो। माई 5 ग्रे हेयर्स, मेरी ढलती हुई उम्र के ऊपर कमेंट कर लो। और र्यून्ड फॉर्च्यून फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब रिजेक्शन है, फ्लाउट का मतलब रिजेक्शन होता है, यू कैन नोट इट डाउन, फ्लाउट का मतलब रिजेक्शन होता है। और र्यून्ड फॉर्च्यून फ्लाउट यानी कि जो मेरी किस्मत खराब है उसके ऊपर भी तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे ऊपर कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मेरा प्यार है उसके ऊपर ना ही कमेंट करो तो ही अच्छी बात है, तो ही अच्छी बात है। टेक यू अ कोर्स, टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस, कोई कोर्स करो जा करके, कोई स्किल सीखो, कोई कोर्स करो, लैंग्वेज हो सकता है, किसी भी चीज का स्किल सीखो, जाके कोर्स करो और अपनी प्लेस पे जाओ। अपनी प्लेस पे जाने का मतलब स्किल सीख के अपने काम पे चले जाओ। ऑब्जर्व हिज ऑनर, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, या तो जाओ किंग का ही सम्मान करो, या तो जाओ किंग को ही ऑनर करो, किंग का ही सम्मान करो। ग्रेस यानी कि जब आपको किंग अपनी शरण में ले ले तो किंग का ही सम्मान और ऑनर करो। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, या तो सच में सम्मान करो किंग का, या तो सच में सम्मान करो किंग का। और हिज स्टैम्प्ड फेस, और हिज स्टैम्प्ड फेस यानी कि राजा अपनी शक्ल, राजा अपने चेहरे को स्टैम्प करवाता है कॉइन्स के ऊपर, मोहरे बनवाते वक्त, मोहर बनवाते वक्त यानी सोने चांदी के सिक्के बनवाते वक्त राजा अपनी शक्ल या फिर अपना टाइम पीरियड के साथ अपनी फेस की फोटो जरूर छपवा देता है, उसके ऊपर स्टैम्प करवा देता है। तो राजा का चाहे आप सम्मान करिए राजा की इज्जत के कारण, या तो आप राजा के द्वारा आपको जो पैसे मिलेंगे उसके लिए सम्मान करिए। कंटेम्पलेट, टू थिंक अबाउट, कंटेम्पलेट का मतलब होता है टू थिंक अबाउट। कंटेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव, कंटेम्पलेट सोचो क्या अप्रूव करोगे, सोचो क्या अप्रूव करोगे। व्हाट यू विल गिव परमिशन अबाउट, सो यू विल लेट मी लव, सो यू विल लेट मी लव। ये पूरा समझने की बात ये है, ये पूरा जो स्टैंजा है इसमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है उस क्रिटिक को जिसने जॉन डन के लव के ऊपर कमेंट कर दिया है। तो जॉन डन इज साफ सेइंग, इज क्लियरली सेइंग कि माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम करो ज्यादा जियोगे, जाओ स्किल सीखो, राजा का सम्मान करो, अपने काम से काम रखो। ऐसा मैं क्या कर दूं, ऐसा मैं क्या कर दूं कि तुम मुझे परमिशन दे दोगे प्यार करने की, या फिर मेरे प्यार में टांग नहीं अड़ाओगे, अड़ंगा नहीं लड़ाओगे। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा। चलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइन नंबर 1 से 5, लाइन नंबर 1 से 5 यानी कि टेक योर कोर्स, गेट यू अ प्लेस, द स्पीकर आस्क्स द क्रिटिक टू स्टॉप इंटरफेयरिंग विद देयर लव। मैंने पहले ही बोल दिया, इंटरफेयर कर रहे हैं जो लोग बाहर के लोग, उनको रोका जा रहा है, आप मत आइए। यूजिंग एन इम्परेटिव टोन, एक इम्परेटिव टोन यूज की जा रही है। आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपने पढ़ा होगा इम्परेटिव। अपस्ट्रोफी, अपस्ट्रोफी टू डायरेक्टली एड्रेस द क्रिटिक। अपस्ट्रोफी क्या है? एड्रेसिंग अ पर्सन और अ थिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे कोई दूसरा स्पीकर या कोई आदमी नहीं दिखाई देगा, कोई कुछ भी यहाँ नहीं दिखाई देगा, फिर भी क्या होगा, कुछ भी यहाँ नहीं दिखाई होगा, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं किसी और को, क्रिटिक को। क्रिटिक के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है, फिर भी एड्रेस किया जा रहा है। फिर लाइन नंबर 5 से 9, सॉरी लाइन नंबर 6 से 9, लाइन नंबर 6 से 9, द स्पीकर सजेस्ट दैट द क्रिटिक शुड फाइंड फॉल्ट विद देयर फिजिकल अलाइनमेंट्स। क्रिटिक चाहे जो क्रिटिक है जिसने इनके लव की बुराई की है, वो चाहे तो इनकी फिजिकल चीजों में, फिजिकल अलाइनमेंट्स में कमियां ढूंढ सकता है, उनके फिजिकल अपीयरेंस में, रहन सहन के तरीके में कमियां ढूंढ सकता है, लेकिन उसे किसने instead of their love using hyperbole to exaggerate the alignments, using hyperbole to exaggerate the alignments। तो वो जो क्रिटिक है वो चाहे तो इनके फिजिकल अलाइनमेंट्स में कमियां ढूंढ सकता है, लेकिन उनका लव जो कि सेंटहुड की तरफ जा चुका है, बहुत ज्यादा प्योर है, उसमें इस क्रिटिक को कोई कमी नहीं ढूंढनी चाहिए। अब ये जो एपोस्ट्रोफी है, लिटरेरी डिवाइस, हाइपरबोल लिटरेरी डिवाइस, बहुत ज्यादा किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, बहुत ज्यादा किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। लाइन नंबर 1 to 5 का आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, लाइन नंबर 6 to 9 का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको यहां से मिल जाएगा। डू टेक स्क्रीनशॉट्स। स्टैंजा नंबर 2 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो लाइन नंबर पहला कैटेगरी है, लाइन नंबर 10 से 15 देखेंगे, लाइन नंबर 10 से 15 देखते हैं। चलिए, अलास अलास, आई होप वो आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अलास Who's injured by my love? Who's injured by my love? कौन
कौन किसको चोट आ गई, कौन चोटिल हो गया मेरे प्यार करने के कारण। What merchant ship have my size drowned? What merchant ships have my size drowned? Who says my tears have overflowed his ground? Who says my tears have overflowed his ground? Very beautiful lines. समझते हैं। What merchant ships have my size drowned? क्या किसी बड़े बिजनेसमैन का शिप मेरे आहें भरने के कारण, मेरे प्यार में आहें भरने के कारण, लंबी लंबी सांसें लेने के कारण कौन सा शिप डूब गया है? लंबी लंबी सांसें लेने के कारण कौन सा शिप डूब गया? हाइपरबोल। Who says my tears have overflowed his ground? कहाँ बाढ़ आ गई मेरे रोने के कारण? कहाँ पे बाढ़ आ गई मेरे प्यार में रोने के कारण? कहाँ पे बाढ़ आ गई? When did my colds a forward spring remove? आपका जो विंटर सीजन होता है उसी के बाद स्प्रिंग आता है, तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं, जॉन डन इज ट्राइंग टू कन्वे दैट व्हेन डिड माय कोल्ड्स, कब, जब मेरा लवर मुझसे सेपरेट रहा हो और जब मैं ठंडा पड़ा हुआ हूँ, जब मैं दुख के कारण ठंडा पड़ा हूँ, कोल्ड पड़ा हुआ, उसके कारण कौन सा स्प्रिंग आने से रुक गया कि तुम आज मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो मेरे प्यार करने के कारण। When did my heats, line number 14, when did the heats which my veins fill, when did the heats which my veins fill, and one more to plague you bill, and one more to add one more to the plague you bill। अब मेरे अंदर जो गर्मी है, मेरे अंदर जो गर्मी है, प्यार की गर्मजोशी है, उसके कारण कौन सी आपदा विपदा आ गई, कौन सी बीमारी फैल गई। आपके जितने भी डिजीजेस होते हैं वो गर्मियों में थोड़े ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं, ज़्यादा फैलते हैं, तो वो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि मेरी वींस में जो प्यार की गर्माहट है, मेरी नसों में, मेरी रगों में जो प्यार की गर्माहट है, उसके कारण किसका नुकसान हो गया, कौन सी आपदा विपदा या बीमारी फैल गई है। दैट इज समथिंग दैट John Donne is trying to convey. Sorry for the interruption. Line number 16. Soldiers find wars. Soldier अपना war लड़ रहे हैं, and lawyers find out still litigious men which quarrels move. तो सोल्जर्स अपनी वॉर लड़ रहे हैं, लॉयर्स को अपना केस मिल रहा है, और क्या हो रहा है, और क्वेरल्स मूव, लोग लड़ झगड़ रहे हैं। थ्रो शी एंड आई डू लव, और मैं और मेरी लवर अभी भी प्यार में बिजी हैं, यानी कि दुनिया अपने अपने कामों में व्यस्त है, मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, और मेरा काम है प्यार करना, वो मैं कर रहा हूँ अपने लवर के साथ में। मेटाफिजिकल लव या फिर जो भी कह सकते हैं कैनोनाइजेशन, सेंटहुड वाला लव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यार के कारण किसको क्या नुकसान हो गया, प्यार के कारण किसको क्या नुकसान हो गया कि सोसाइटी हमें क्रिटिसाइज कर रही है, चलिए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। लाइन नंबर 10 से 15 में आपको क्या मिलेगा। द स्पीकर आर्ग्यूज दैट देयर लव हार्म्स नो वन। स्पीकर आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि उनके लव की वजह से किसी को नहीं नुकसान है, ना कोई शिप डूब रहा है, ना कोई बसंत, ना कोई ऋतु, यानी कि ना कोई किसी सीजन में कोई फर्क पड़ रहा है। लॉयर्स अपना काम कर रहे हैं, सोल्जर्स अपना काम कर रहे हैं, फिर मैंने किसको नुकसान पहुंचा दिया कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करने आ गए हैं। Using a rhetorical question, very important, using a rhetorical question, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको पूछने से सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइस। rhetorical question and irony क्या है यहाँ पे, irony क्या है, the love is portrayed as harmless, कि प्यार में कोई हार्म नहीं होता, that is irony in lines 10 से 15 to make their point. John Donne is trying to convey with the help of irony and rhetorical questions that कि लव से किसी को भी कोई हार्म नहीं है, the love is portrayed as harmless, यही irony है। lines number 16 to 18, the speaker states that love has transformed them into their true selves। स्पीकर बता रहा है कि लव के कारण वो अपना ट्रू सेल्फ अचीव कर पाए हैं, यानी खुद को खोज पाए हैं। Using a metaphor to convey this idea, वो क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कंपेरिजन कर रहे हैं। लाइक और एज को यूज ना करना और तब कंपेरिजन करना इज नोन एज मेटाफर बेसिकली। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स प्लीज बी क्विक। 1 2 3। Stanza 3 detailed explanation. Let us move on to stanza 3. Calls what you will. Calls, I hope ये आपको दिख रहा होगा।
कॉल्स वॉट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव, जो तुम्हारा मन है बोलो। हमने ये स्टेट अचीव किया है लव के थ्रू, हमने ये स्टेट अचीव किया है लव के थ्रू, प्यार के थ्रू। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, मेरे लवर को भी एक मक्खी या फ्लाई बोल सकते हो, मुझे भी एक फ्लाई बोलो। वी आर टेपर्स टू, वी आर टेपर्स टू एट आवर ओन कॉस्ट टाई, वी आर टेपर्स, टेपर्स क्या है, वी आर टेपर्स टू कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक जैसे मक्खियां आप देखते होंगे जब भी रोशनी जलती होती है, जब भी आपका शमा जलता होता है, या फिर जब भी आपका कुछ दिया वगैरह जलता रहता है, तो उसके आसपास मक्खियां आती हैं और उस रोशनी के बहुत ज़्यादा पास जाने के कारण मर जाती हैं। तो भले ही तुम ये बोलो कि हमारा प्यार कैंडल स्टिक के जैसा है, भले ही तुम ये बोलो कि हमारा प्यार कैंडल स्टिक के जैसा, दिए के जैसा है, और हम लोग क्या हैं, हम लोग मक्खियां हैं और उसके बहुत पास जाने से हम लोग मर जाएंगे, तो ये भी हमें मंजूर है, ये भी हमें गवारा है। एट आवर ओन कॉस्ट डाई, हमें मरने की कीमत मंजूर है। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, मैं ईगल हूं और वो डव है, हम ही लोग एक ईगल है और हम ही लोग एक डव है, मतलब मैं ही खतरा हूं और वही शांत है। मैं ही बहुत जुझारू टाइप का हूँ, मैं ही बहुत जिद्दी हो चुका हूँ, मैं ही बहुत जिद्दी बन चुका हूँ, और वो डव है, वो बहुत शांत रहती है, वो बहुत प्लीजेंट रहती है, वो पीस फैलाती है। द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट, द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट, द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट। ये इंपॉर्टेंट लाइन से मैंने इसलिए 3 बार इसे रिपीट किया। फोनिक्स क्या है, फोनिक्स एक ऐसी बर्ड है जो मरता नहीं है, फोनिक्स एक ऐसी बर्ड है जो मरेगी नहीं। जब वो मर भी जाती है तो वो अपनी एसेस से फिर से राइज कर जाती है, जब वो मर भी जाती है तो अपनी एसेस से फिर से राइज कर जाती है। और एक पॉइंट में कंक्लूड कर दूं इसी में कि फोनिक्स का कोई जेंडर नहीं होता, फिनिक्स का कोई जेंडर नहीं होता, फिनिक्स का कोई जेंडर नहीं होता, ना ही वो मेल होगा ना ही वो फीमेल होगा। बार बार रिपीट मैं लाइन्स इसलिए करता हूँ कि सुन के ही आपको याद हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपके सब कॉन्शियस तक सीधे पहुँच जाए। जितना आप सुनते हैं वो ज़्यादा याद होता है। इवन इन माई टाइम्स जब मैं यूट्यूब से पढ़ता था तो मैं वही टीचर्स प्रेफर करता था जो रिपीट करें चीज़ों को, जो रिपीट करें और मेरा काम आसान हो जाए। सो दिस इज फॉर यू। फिनिक्स रिडल यानी कि वो पक्षी के बारे में जो रिडल है, हैथ मोर विट, उसमें ज़्यादा दिमाग लगता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब हम स्टैंजा कंक्लूड कर लेंगे, पूरा लाइन नंबर 27 तक पहुंच जाएंगे, हमें पता लग जाएगा। बाय अस वी टू बिगिन वन, दीज आर द लाइन्स। सो मैं थोड़ा हट जाता हूं। लाइन नंबर 24, बाय अस वी टू बिगिन वन आर इट, हम दोनों एक ही है, हमारा जेंडर अलग अलग नहीं है। फिनिक्स का कोई जेंडर नहीं होता, इस वजह से हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम दोनों एक ही जैसे हैं। फिनिक्स डोंट हैव एनी जेंडर। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, और एक ही न्यूट्रल चीज है वो थी फिनिक्स, जिसका कोई जेंडर नहीं है। तो हम एक मेल है एक फीमेल है, जॉर्डन मेल है, उनकी लवर फीमेल है, वो दोनों फिनिक्स में ही फिट होते हैं। एक ऐसी चीज मिल गई उन्हें जिसमें दोनों जेंडर फिट हो सकते हैं। वी डाई एंड राइज द सेम, हम मरने के बाद जिस ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम उसी से दोबारा जिंदा हो जाएंगे। फिनिक्स बर्ड क्या होती है, जब वो मर जाती है तो उसी राख में से वो दोबारा जिंदा हो जाती है। तो जॉन डन इज ट्राइंग टू कन्वे कि जब इनकी मौत हो जाएगी, इनकी और इनकी लवर की, इनका डिमाइस हो जाएगा, तो जो इनकी राख होगी उसी से ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे। और फिनिक्स का कोई सेक्स नहीं होता, ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, इस वजह से वो कोई एक ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जिसमें वो दोनों ही फिट हो जाएं, तो वो फिनिक्स बर्ड हो गई। मिस्टीरियस बाय दिस लव we can die by it if not live by love, if not live by love, we can die by it if not live by love। हम मर सकते हैं, हम मर जाना पसंद करेंगे अगर हम प्यार के नाम पे जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम प्यार करते हुए जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो मरने की कीमत भी हमें बर्दाश्त है, तो मरने की कीमत भी हमें बर्दाश्त है। लाइन नंबर 19 से 25, द स्पीकर सजेस्ट दैट देयर लव इज सो पावरफुल दैट इट कैन लीड टू बोथ लाइफ एंड डेथ। लव इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो लाइफ और डेथ दोनों की तरफ ले जा सकता है, और ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करते और उनको एक साथ लाने की कोशिश की गई है। तो दैट इज पैराडॉक्स टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, लव कैन कॉज बोथ लाइफ एंड डेथ। लाइन नंबर 26 एंड 27 में आपको क्या देखने को मिलेगा, द स्पीकर स्टेट्स दैट देयर लव ट्रांसेंड्स फिजिकल डेथ, यानी कि उनका लव अमर हो जाएगा। जब वो मर रहे हैं फिर जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं फिर जिंदा हो रहे हैं, तो उनका लव अमर हो जाएगा, उनको डेथ की पड़ेगी नहीं है, चाहे जिस फॉर्म में वो जाएं, उनके पास एक कांस्टेंट चीज रहेगी और वो है उनका लव।
फिजिकल डेथ यूजिंग इमेजरी, इमेजरी 5 तरीके की होती है, बार बार बता रहा हूं, ऑफ टॉम एंड हेड्स टू सिंबलाइज डेथ। वो क्या कर रहे हैं, टॉम और हेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टू सिंबलाइज डेथ। मूविंग ऑन टू द स्टैंजा नंबर 4, लास्ट सेकंड स्टैंजा है। चलिए देखते हैं फ्रॉम लाइन नंबर्स 28 to 34, वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लाइव बाय लव। मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम एंड हेड्स आवर लेजेंड बी, इट विल बी फिट फॉर वर्स। अगर हम मर जाएंगे तो हम, क्योंकि सोसाइटी की नजरों में हमने प्यार नहीं किया, हमने पाप किया है, तो अगर हम मर जाएंगे तो अगर हमको कोई टूम नहीं मिलेगा, हमको कोई मकबरा हमारे लिए नहीं बनाया जाएगा, हमारे लिए कोई कब्र वगैरह नहीं खोदी जाएगी, हमारे लिए कोई सिमेट्री नहीं बनाई जाएगी, हमें कोई ग्रेवयार्ड नहीं दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी जगह आवर लेजेंड बी, लेजेंड मतलब स्टोरी, लेजेंड का सिनोनिम क्या लिख सकते हैं, सागा लिख सकते हैं, SAGA, और क्या लिख सकते हैं, टेल्स लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं। These are the synonyms, ठीक है। And if unfit for Tom or Hears, our legend be, it will be fit for verse। अब क्या होगा, हमारा जो लेजेंड होगा, हमारी जो कहानियां होंगी, उसको पोएट्री में जगह मिल जाएगी, उसको पोएट्री में जगह मिल जाएगी। आप फिजिकल जगह मत दीजिए, आप फिजिकल जगह नहीं देंगे, आप मेरे लिए मकबरा नहीं बनवाएंगे, आप मेरे और मेरे लवर के लिए मकबरा नहीं बनवाएंगे, आप मेरे और मेरे लवर के लिए कब्रें नहीं खुदवाएंगे, तो हमको सोनेट्स में जगह मिल जाएगी, वर्सेस में जगह मिल जाएगी, लिटरेचर में जगह मिल जाएगी। सो पावरफुल इमेजरी। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल, मास स्टोरी जो होती है, बहुत ज्यादा क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, जो मास प्रोपोगेशन में यूज किए जाते हैं, मास कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, अगर हमें वहां पे भी जगह नहीं मिलेगी, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स। हम क्या करेंगे, हम सोनेट्स का हिस्सा बन जाएंगे, हम सोनेट्स का हिस्सा बन जाएंगे। और सोनेट्स अमर होती हैं, सोनेट्स अमर होती हैं, जब तक ये संसार रहेगा तब तक सोनेट्स को रीड किया जाएगा और हमारा प्यार अमर हो जाएगा। As well a well-wrought urn becomes, well-wrought urn becomes, उतना ज्यादा हमारा जो सोनेट होगा वो उतनी ज्यादा प्योर होगी, उतनी ज्यादा अच्छी दिखेगी। well-wrought urn का मतलब क्या है, well-wrought का मतलब है कि अच्छे से कार्व किया हुआ, डिजाइन वगैरह बना करके उकेरा हुआ। अर्न का मतलब क्या होता है, कलश। अर्न का मतलब क्या होता है, अर्न का मतलब होता है कलश, या कोई फ्लावर वेस भी बोल सकते हैं, वास भी बोल सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि अगर हमें जगह नहीं मिलेगी टॉम में, ग्रेवयार्ड में, सिमेट्री में, तो हम वर्सेस में जाएंगे, वर्सेस में नहीं मिलेगी तो क्रॉनिकल्स में जाएंगे, क्रॉनिकल्स में नहीं मिलेगी तो हम अपना जो घर है वो बना लेंगे सोनेट में, अपना जो घर है वो बना लेंगे हम सोनेट में, सोनेट के प्रिटी रूम्स में, इनफैक्ट सोनेट के प्रिटी रूम्स में। एज वेल अ वेल ब्रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशेस as half-acre tombs, and by these hymns all shall approve us canonized for love, us canonized for loves। ना हमें टोम में जगह देना, ना हमें हाफ एकड़ के टोम में जगह चाहिए, ना हमें कलश में। मान लीजिए इतना ज्यादा हमने गिरा काम कर दिया कि आप हमें एक छोटे से कलश में भी रखने से डरते हैं, या एक छोटे से कलश में भी रखने से इनकार कर देंगे, फिर भी हम कहाँ रह लेंगे, हम सोनेट्स में रह लेंगे। हम क्या करेंगे, कैनोनाइज हो जाएंगे, कैनोनाइज्ड फॉर लव, हम क्या हो जाएंगे, कैनोनाइज हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, सेंटहुड को प्राप्त कर लेंगे सोनेट्स और वर्सेस के थ्रू। लाइन नंबर 28 से 34 क्या कहती है, द स्पीकर डिक्लेयर्स दैट देयर लव विल बी इमॉर्टलाइज्ड, अमर हो जाएगा इन पोएट्री, पोएट्री में, वर्सेस में, सॉन्ग्स में। अ मेटाफर, ये मेटाफर यूज किया टू कंपेयर पोएट्री एज अ लास्टिंग मॉन्यूमेंट। पोएट्री इमॉर्टल है, पोएट्री इमॉर्टल है, पोएट्री कभी खत्म नहीं होगी। ये सारी पोम्स 1500 1600 ईयर्स पहले लिखी गई है, 1500 में कोई पोएट्री 1500 में लिखा गया है। इवन लास्ट सोनेट हमने जो पढ़ी थी वो 1599 की थी, 1500-1600 को बिलोंग करती हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, अभी भी वो इमॉर्टल है, अभी भी वो क्या है, इमॉर्टल है। लाइन्स नंबर 35 से 36, द स्पीकर स्टेट्स दैट देयर लव विल बी सेलिब्रेटेड एज सेंटिफाइड, सेंटिफाइड मतलब कि सेंटहुड, सेंटहुड की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। यूजिंग अल्यूजन, अल्यूजन क्या है, अल्यूजन क्या है, इशारा है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस होता है। रेफरेंस टू रिलीजियस कैनोनाइजेशन, रेफरेंस टू रिलीजियस कैनोनाइजेशन,
टू रिलीजियस कैनोनाइजेशन। अब यहाँ पे ये रेफरेंस था किसके लिए था? टू रिलीजियस कैनोनाइजेशन के लिए था। अब इसको समझ लेते हैं एक बार, ये लास्ट वाले को थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर देता हूँ। स्पीकर कहना चाहते हैं कि उनका जो लव है वो सेंटिफाइड हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। सेंट्स को भी याद किया जाता है, पोएट्री को भी याद किया जाता है, और एक सेंट की डेथ नहीं होती, वो केवल अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ के किसी नए फॉर्म में चला जाता है, वो यूनिवर्स में ट्रेवल करने चला जाता है। तो दैट इज लव फॉर यू रिटन बाय जॉन डन, the canonization। last stanza, the concluding last stanza, stanza 5, detailed explanation देखते हैं। and thus invoke us, लोग हमें याद करेंगे। invoke करना मतलब याद करना, to remember you whom revered love, you who revered love, you whom revered love, यानी कि revered का मतलब लिख लीजिएगा honored, revered का मतलब लिख लीजिएगा honored, made one another's hermitage, made one another's hermitage, house of saints, अंडरलाइन करिएगा और लिखिएगा हाउस ऑफ सेंट्स। हर्मिटेज का मतलब होता है हाउस ऑफ सेंट्स। यू टू हुम लव वॉज पीस एंड दैट नाउ इज रेस, हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? लोग हमें याद करेंगे और हमारे लव को ऑनर करेंगे, और हम लोग यानी कि मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, मेड वन अनदर्स हर्मिटेज। हम लोगों ने क्या किया, यानी कि जॉन डन और उनके लवर ने क्या किया? उनके लवर ने एक दूसरे को सेंटहुड दे दिया, लव के थ्रू ही एक दूसरे को सेंटहुड दे दिया। यू टू हुम लव वॉज पीस दैट नाउ इज रेज। आपके लिए पहले हो सकता हो लव पीस रहा हो, लेकिन आज क्या बदल जाएगा? आज लव किस में बदल जाएगा? रेज में। आज आपका लव जो रेज मतलब अत्यधिक गुस्सा करना, क्रेज में बदल जाएगा, पैशन में बदल जाएगा। आपका जो लव है वो पैशनेट हो जाएगा। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, आप जब कैनोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, तो आपका जो लव था वो एक बेसिक रेशियो पे चल रहा था, सिंपल चल रहा था, लेकिन जब आप लव के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, आपके दिमाग में वो घुस जाएगा, तो वो रेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाएगा। Who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes, so made such mirrors and such spies that they did all to you epitomize countries, towns, courts, back from above a pattern of your love। क्या होगा? दुनिया हमें ढूंढेगी। वर्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट, हम क्या करेंगे? हमारा लव इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि पूरी वर्ल्ड के सोल को अपने अंदर संभालेगा। एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज, आपकी आंखों के सामने हमेशा दिखेगा, आपकी आंखों के सामने हमारा लव प्रेजेंट रहेगा। इतना ज्यादा पावरफुल और इमेजरी बना देंगे, इतना ज्यादा पावरफुल इमेजरी। सो मेड सच मिरर्स, हमारा लोग क्या करेंगे? हमको देखने के लिए, लोग क्या करेंगे? हमारे लव को समझने के लिए, लोग क्या करेंगे? हमारे लव को देखने समझने के लिए ऐसे मिरर्स बनाएंगे जिसके सामने हमें प्रेजेंट किया जाए। स्पाइस, गुप्तचरों को लगाया जाएगा समझने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ लव शुड बी लाइक टू रीच अ लेवल ऑफ कैनोनाइजेशन, टू रीच अ लेवल ऑफ कैनोनाइजेशन कह सकते हैं। दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटमाइज, आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम पेश किए जाएंगे, कंट्रीज, ढेर सारी कंट्रीज हमें अप्रोच करेगी, हमारे एग्जाम्पल्स देगी। टाउन्स, कोर्ट्स, राजा तक हमारे आगे आके बैक करेगा। फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, और हमारा लव इतना पावरफुल होगा, जिस तरह से हमने लव किया उस पैटर्न के लिए राजा भी हमसे आके पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ लव यू डिड, कि आप कैनोनाइज्ड हो गए। आप कैसे हो गए? कैनोनाइज्ड हो गए। इन्वोकेशन का मतलब होता है ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ लव किया गया है लास्ट स्टैंजा में। द स्पीकर calls upon the lovers as saints using an invocation and imagery of hermitage, a place of spiritual retreat। हर्मिटेज क्या होती है? हर्मिट कहाँ रहते हैं? हर्मिटेज वो जगह होगी जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी प्रोपोगेट कर रही हो, पीक कर रही हो। टू कन्वे द सेंटिसिटी, तो यहाँ पे जॉन डन इज ट्राइंग टू कन्वे कि जो सेंटहुड है वो आएगा हर्मिटेज से। हर्मिटेज क्या है? आप आसपास इतना प्योरिटी, अपने लव में इतनी ज्यादा प्योरिटी रखिए कि आसपास आपका जितना भी समाज है उसको ये लगे कि आपका लव ही क्या है? वो हर्मिटेज है, प्योरिटी का एक सिंबल है। encompassing love, the speaker states that their love encompasses
होल्ड विद इन, यानी कि वो होल्ड करता है द एंटायर वर्ल्ड। स्पीकर ये भी बता रहा है कि उनके लव में ही पूरी दुनिया समा सकती है, इतना ज्यादा उनका पावरफुल लव है। द एंटायर वर्ल्ड यूजिंग मेटाफर, वो क्या यूज कर रहे हैं, मेटाफर यूज कर रहे हैं, हाइपरबोल यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस द ग्रैंड्योर ऑफ देयर लव। जॉन डन इज यूजिंग हाइपरबोल, और क्या यूज कर रहे हैं, मेटाफर यूज कर रहे हैं। किस काम के लिए, किस काम के लिए, अपने लव का ग्रैंड्योर को, ग्रैंडनेस को दिखाने के लिए। कहां पे मेटाफर यूज हुआ है, word soul in their eyes, that is line of metaphor। hyperbole क्या है, exaggeration of their love's impact, अपने लव के इम्पैक्ट को बढ़ा चढ़ा के बताना ही क्या है, hyperbole है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द कैनोनाइजेशन, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लीजिए। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लीजिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, द पोम वाज रिटन ड्यूरिंग एलिजाबेथियन एरा, एलिजाबेथियन एरा में इसको लिखा गया है। पब्लिश्ड इन जैकोबियन एरा, जैकोबियन एरा में इसको पब्लिश किया गया है 1603 से 1625 तक। किंग जेम्स जो थे वो राजा थे, इसीलिए इस एरा को क्या कहा जाता है, जैकोबियन एरा कहा जाता है। नोट इट डाउन, बहुत काम की चीज है वो आपके लिए। फॉरबिडन लव, मेटाफिजिकल स्टाइल, व्हाट इज मेटाफिजिकल स्टाइल, द पोम डेमोन्स्ट्रेट डन्स मेटाफिजिकल स्टाइल विथ इट्स कॉम्प्लेक्स इमेजरी, इमेजरीज बहुत कॉम्प्लेक्स यूज की हैं, आपने तो पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आएगा। पैराडॉक्सेस की लव कैन लीड टू लाइफ, लव कैन लीड टू डेथ एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, लॉजिक के साथ एक्सप्लोरेशन दिया है ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। इनोवेटिव अप्रोच क्या है, डन्स यूज ऑफ रिलीजियस इमेजरी, डन ने रिलीजियस को ट्रिगर कर दिया, इस वजह से लोग बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। डव ने रिलीजन को लव से कंपेयर कर दिया, रिलीजन बहुत अच्छी चीज है, लव बहुत बेकार चीज है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो लोग क्या करेंगे, स्ट्रांगली अप्रोच करेंगे, स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे। डन्स यूज ऑफ रिलीजियस इमेजरी टू डिस्क्राइब लव वाज इनोवेटिव एंड प्रोवोकेटिव फॉर इट्स टाइम। प्रोवोकेटिव यानी कि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं कि अरे ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया जिसने एक तरफ रिलीजन को और लव को डायरेक्टली मिला दिया और फिर कंपेयर कर दिया, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, मेटाफर बना दिया। एज इट चैलेंज्ड सोसाइटियल नॉर्म, सोसाइटी को ही चैलेंज कर दिया, सोसाइटी में जो फॉर्म ऑफ लव है उसे ही चैलेंज कर दिया जॉन डन ने। So I hope it is clear to you all. This was all for the canonization written by John Donne. अगर अच्छा लगा हो, if you liked the lecture, if you like the notes, if you like the slides, please do like, subscribe and share with your friends. Keep reading more and more, keep reading good books, keep reading literature. Long live literature, long live its descendants.